हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन 460 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज सीआरपीसी ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले देखें हम टोटल धाराएं सीआरपीसी में 484 हैं। 460 में क्या कहा गया है? वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती। ठीक। यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, गलती से सद्भाव पूर्वक उस बात को करता है, तो उसकी कार्रवाई को केवल इस आधार पर कि वो सशक्त नहीं था अपास्त नहीं किया जा सकता। हमने ये मोबाइल नंबर के फॉर्म में कोड लिखा है, अभी हम इसको बाद में आपको समझाएंगे। पहली कौन सी बात है? कहने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट उस कार्य के लिए, उस काम को करने के लिए सशक्त नहीं है, फिर भी सद्भावना पूर्वक कोई काम कर देता है, कोई कार्रवाई कर देता है, कोई न्यायिक प्रक्रिया कर देता है, तब भी वो कार्रवाई दूषित नहीं होगी। वो कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हैं ये बताई गई 460 धारा में सीआरपीसी की। पहली बात है धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। ठीक। दूसरी बात, किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 155 के अधीन आदेश देना, ये आसंज्ञेय अपराध के लिए मामला होता है। तीसरी बात है धारा 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना। मृत्यु समीक्षा होती है 176 में सीआरपीसी। सारी की सारी धाराएं जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये सीआरपीसी की धाराएं हैं। चौथी बात है किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा 1 के खंड का या खा के अधीन संज्ञान करना। पांचवी बात है किसी मामले को धारा 192 की उपधारा 2 के अधीन हवाले करना। ठीक। 192 की उपधारा 2 के अधीन हवाले करना मजिस्ट्रेट को, मतलब किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को। छठी बात धारा 306 के अधीन क्षमादान करना। सातवीं बात धारा 410 के अधीन मामले को वापस मांगना और स्वयं विचारण करना। फिर आखिरी और आठवीं बात है धारा 458 के या 459 के अधीन संपत्ति का विक्रय। जो संपत्ति होती है न्यायालय के कब्जे में, उसका विक्रय कर सकता है, ये बताया गया है। फिर आप आ जाइए धारा 461 सीआरपीसी की कह रही है वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। अब बात समझ लें, यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए करता है, तो उसकी कार्रवाई शून्य होगी। कहने का मतलब है कि वो विधिता सशक्त नहीं था और उसने कार्रवाई कर दी तो वो शून्य। हमने कोड के बारे में बात की थी, देख लें। 94 155 ये धारा है। 94 155। 176 में मृत्यु समीक्षा है। 187 190 192 306 458 459 ये सारी धाराओं के कोड हैं जिन में अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई दूषित नहीं होगी अगर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट कार्रवाई करता है जिसको वो कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। फिर इसी तरह से हमने अभी आपको समझाया वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। कहने का मतलब है न्यायालय सशक्त ना होते हुए भी अगर कोई कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई कर रहा है तो वो कार्रवाई उसकी शून्य हो जाएगी। किन मामलों में, वो नीचे लिखे गए। यहाँ पर भी वही कोड है धाराओं का। धारा 83 सीआरपीसी, ये सारी धाराएं सीआरपीसी की हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। धारा 83 92 107 109 125 133 143 190 गा और 397। पहला पॉइंट कौन सा है जिनमें अनियमितताएं दूषित हो जाएंगी? पहला पॉइंट है संपत्ति को धारा 83 के अधीन कुर्क करना और उसका विक्रय करना। दूसरी बात है धारा 92 के अनुसार किसी प्राधिकारी की अभिरक्षा में दस्तावेज के लिए तलाशी वारंट जारी करना। 92 में मजिस्ट्रेट तलाशी वारंट जारी करता है और जो कि अगर अधिकारिता नहीं है और कर देता है तो ये शून्य होगी उसकी कार्रवाई। फिर तीसरी बात है परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग है। कहने का मतलब है वो इसलिए वैध रूप से हकदार नहीं है फिर भी कार्रवाई कर रहा है तो शून्य हो जाएगी, पीटीओ। अगले पेज पे चले हम लोग। चौथा पॉइंट है
सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग, ये सीआरपीसी धारा 109 के अनुसार है। सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्ण आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना। ठीक। छठी बात, परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र को रद्द कर देना। सातवीं बात, धारा 125 सीआरपीसी के अधीन भरण पोषण के लिए आदेश देना। आठवीं बात, स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 133 के अधीन आदेश देना। नवीं बात, लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए धारा 143 का आदेश, मतलब बार बार कोई आदमी लोक न्यूसेंस कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो आदेश देगा, अगर उसको मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है तो वो कार्रवाई शून्य हो जाएगी। 10वीं बात, किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा 1 के अधीन संज्ञान। इस बात को ध्यान रखिएगा। 190 की 1 के अंतर्गत अगर संज्ञान ले रहा है तो वो अनियमितता शून्य हो जाएगी, और का और खा के अधीन ले रहा है तो अनियमितता शून्य, मतलब उसकी कार्रवाई शून्य नहीं होगी। फिर आप आ जाइए, किसी अपराधी का विचारण करना। फिर 12वीं बात, किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण करना। फिर 13वीं बात, अपील का विनिश्चय करना। किसी अपराधी का विचारण करना 11वीं बात थी। 12वीं बात है किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण करना। फिर 13वीं बात है अपील का विनिश्चय करना। फिर 14वीं बात है धारा 397 के अधीन अभिलेख मंगाना। या फिर 15वीं और आखिरी बात है धारा 446 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करना। ठीक, ये टोटल 15 कार्रवाइयाँ हैं जिन पर अगर न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत नहीं है और कार्रवाई करता है तो ये 15 कार्रवाइयों में से सारी कार्रवाइयाँ या कोई भी कार्रवाई उसकी की गई अनियमितता के कारण शून्य हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर आगे चल रहे हैं हम लोग। फिर आ जाइए, अगली धारा है 464, जो क्या कर रही है, आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 464। क्या कहता है ये, आरोप विरचित ना किया जाए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ना हो, या उसमें कोई गलती हो जाए, अनियमितता हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मामले के डिसीजन पे, ये सब बताया गया है। पहला पॉइंट है, किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का कोई भी निष्कर्ष, दंडादेश, आदेश केवल इस आधार पर कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया या इस आधार पर कि आरोप में कोई गलती, लोप या अनियमितता थी जिसके अंतर्गत आरोपों का कुसंयोजन भी है। कहने का मतलब है कुसंयोजन अगर आरोपों का हो रहा तो भी इसी में आएगा, उस दशा में ही अविधिमान समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया हो। कहने का मतलब है कोई आदेश सक्षम अधिकारिता द्वारा या आदेश, निष्कर्ष, दंडादेश दे दिया गया है और ऐसा पाया जाता है पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा कि उसमें कोई गलती हुई आरोप विरचित करने में या नहीं हो पाया आरोप विरचित, या अनियमितता थी, या आरोपों का कुसंयोजन था, तो उसको तभी अविधिमान माना जाएगा जबकि उस आरोप विरचित न करने या त्रुटि की वजह से न्याय ना हो पाया हो। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय ये है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है तो क्या करेगा, मान लीजिए ये लगता है अपील या पुष्टिकरण न्यायालय को कि न्याय नहीं हो पाया, तो वो क्या करेगा, पहली बात, आरोप विरचित न किए जाने वाली दशा में ये, ठीक, आरोप विरचित न की जाने वाली दशा में, अगले पेज पर चले हम लोग, पिछले पेज पे हम लोगों ने पढ़ा था, आरोप विरचित न करवाने की दशा में आदेश कर सकता है कि आरोप विरचित किया जाए और आरोप की विरचना के ठीक पश्चात से विचारण पुनः प्रारंभ किया जाए। ठीक, अगर आरोप विरचित नहीं किया गया है तो आरोप विरचित किया जाए और इसमें खास बात याद रखना है, पुनः विचारण प्रारंभ किया जाए। दूसरी बात है, एक निर्णय है जो भी हम आपको बता रहे हैं
क्योंकि ये त्रुटि और आरोप विरचित दोनों के बीच का निर्णय है, दोनों का और खा पॉइंट के बीच का निर्णय है, इसलिए अभी पहले खा पॉइंट पढ़ाने फिर बताएंगे। आरोप में किसी गलती, लोप या अनियमितता वाली दशा में ये निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसी रीत से जिसे वो ठीक समझे विरचित आरोप पर नया विचारण किया जाए। कहने का मतलब है कि आरोप विरचित नहीं हुआ है तो नया आरोप विरचित किया जाएगा, पहले पॉइंट में बताया गया, और उसका पुनः विचारण होगा। दूसरे खा पॉइंट में बताया गया कि अगर आरोप विरचित करने में कोई गलती हो गई, लोप हो गया, अनियमितता हो गई, तो निर्देश देगा कि ऐसी रीत से जो वो ठीक समझे जो विरचित आरोप है उस पर लिखा है ये नया विचारण। का पॉइंट में पुनः विचारण, खा पॉइंट में नया विचारण, ये बात याद रखना आपको, नया विचारण किया जाए। अब इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, परंतु यदि न्यायालय की ये राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साबित तथ्यों की बाबत अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान आरोप नहीं लगाया जा सकता तो वो दोष सिद्धि को अभिखंडित कर देगा। देखिए बिल्कुल बात समझ लीजिए कि अगर दोष सिद्धि क्यों होगी, क्योंकि आरोप विरचित हो चुका है, इसलिए अगर न्यायालय को लगता है कि यार इस पे तो कोई आरोप बन नहीं रहा है तो उसको, क्योंकि आरोप विरचित हो चुका है इसलिए अब की जाएगी दोष सिद्धि, दोष सिद्ध कर देगा और उसको आज़ाद कर देगा। अब निर्णय पे आ जाएं। निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। कामिल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये एग्जैक्टली त्रुटि से रिलेटेड है। आरोप पत्र में त्रुटि, हमने ब्रैकेट में त्रुटि लिख दिया है। इतना कोर्ट से आप समझ जाएंगे कि इस निर्णय में आरोप पत्र विरचित करने में त्रुटि कारित की गई थी, त्रुटि पे बेस्ड केस है। अब हम केस आपको समझाते हैं। इस मामले में कामिल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस मामले में क्या हुआ, अपीलार्थी सहित 5 अभियुक्तों के विरुद्ध 302, 34, 323, 323, 34 इनके अंतर्गत इन धाराओं, भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के अंतर्गत जो था दोष सिद्ध कर दी गई। कहाँ से, विचारण न्यायालय से, फिर उच्च न्यायालय से, और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट से भी, उच्चतम न्यायालय से भी इन मामले की दोष सिद्ध की अंतिमता प्राप्त हो गई, पुष्टि हो गई, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद अपीलार्थी आता है और अलग से सीधे सुप्रीम कोर्ट में आरोप विरचित करने में त्रुटि का प्रश्न उठाता है कि आरोप विरचित करने में त्रुटि हुई थी, इसलिए इसका फिर से अभियोजन हो। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेशन न्यायालय से भी सजा मिल गई, उसकी उच्च न्यायालय से भी पुष्टि हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि कर दी। अब आप यहाँ पर आके सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर रहे हैं कि फिर आरोप विरचित करने में त्रुटि हुई है, आपकी बात बेबुनियाद है, आपका दोबारा विचारण मुमकिन ही नहीं है, और इनकी अपील निरस्त कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। इसी से रिलेटेड सेक्शन है 465, क्योंकि निष्कर्ष, क्योंकि आरोप में विरचना में कोई त्रुटि होती है, फिर उसकी वजह से निष्कर्ष दूषित हो जाता है, तो क्या होगा। देखिए 465 धारा क्या कर रही है, निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। ठीक, कब उल्टा जा सकता है, कौन, निष्कर्ष, दंडादेश, ये बताई गई है बात 465 सीआरपीसी सेक्शन में। पहला पॉइंट है, इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन ये है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश विचारण के पूर्व या दौरान परिवाद, सम्मन, वारंट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्रवाई में हुई या इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्रवाई में हुई किसी गलती या अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक ना तो उल्टा जाएगा और ना परिवर्तित किया जाएगा जब तक न्यायालय की ये राय नहीं है कि उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया हो। कहने का मतलब बिल्कुल संक्षेप में समझ लीजिए कि अगर कोई सक्षम अधिकारिता वाला जो न्यायालय है कोई निर्णय दे दे, निर्देश दे दे, या विचारण के, चाहे वो निर्णय विचारण के पूर्व हो, दौरान हो, चाहे परिवाद किया गया हो, सम्मन हो, वारंट हो, उद्घोषणा हो, आदेश हो, निर्णय हो, कोई भी कार्रवाई हो, और उसमें गलती या लोप, अनियमितता के कारण या किसी भी
अनियमितता के कारण जब तक कि न्याय ना हो पाया हो, ऐसी राय अगर इन अनियमितताओं से न्याय नहीं हो पाया है, तभी अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय कहेगा कि इस जो निर्णय दिया गया है उसको उलट दिया जाए, परिवर्तित किया जाए या संशोधित किया जाए। वरना अगर न्याय हो पाया है, सक्षम न्यायालय द्वारा न्याय हो पाया है, तो किसी गलती, त्रुटि या अनियमितता को दरकिनार कर दिया जाएगा, नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और निर्णय बरकरार रहेगा। ये पूरी बात बताई है उपधारा 1 में। उपधारा 2 क्या कह रही है 465 की, यदि उपधारा 1 में न्यायालय को लगता है कि न्याय नहीं हो पाया है तो वो न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या आपत्ति कार्रवाई के किसी पूर्वोत्तर प्रक्रम में उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी। कहने का मतलब है, अगर जब ये सारी चीज़ें देख ले उपधारा 1 के अनुसार कि हाँ भाई सचमुच में कुछ न्यायालय में न्याय करने में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा गड़बड़ हुई है, तब वो तुरंत देखेगा कि ये जो आदमी अब त्रुटि की बात कर रहा है, अब प्रश्न उठा रहा है, ये पहले कार्रवाई में इसने क्यों नहीं उठाया। जैसा कि बिल्कुल कामिल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 में हुआ कि आप सेशन कोर्ट से भी सजा पा गए, हाई कोर्ट से भी पा गए, सुप्रीम कोर्ट से भी पा गए, मतलब पुष्टि हो गई, उसके बाद आप आ रहे, ये तो कोई तरीका ही नहीं। आपको अगर कोई त्रुटि लगती है, कोई परेशानी लगती है, तो उपधारा 2 के अनुसार आप तुरंत कोर्ट को इन्फॉर्म करें, ये ऐसी अनियमितता है, ये ऐसी त्रुटि हो रही है, तो तुरंत ही न्यायालय उसका संज्ञान लेगा और आपका समाधान करेगा। आखिर में जाकर आप प्रश्न उठाएंगे तो आपको त्रुटि के बाद भी फायदा नहीं मिलेगा, ये समझ लें। फिर आप आ जाइए सीआरपीसी का सेक्शन 468 क्या कह रहा है, 468 परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। कहने का मतलब है हर अभियोजन, हर अपराध की एक परिसीमा काल है और अगर वो परिसीमा काल या वो लिमिट निकल गई टाइम की तो फिर न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। क्या कहता है पहली उपधारा इस सेक्शन की, इस संहिता में अन्यंत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय कोई न्यायालय उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। देखिए कुछ टिपिकल वर्ड आपको लिखना पड़ते हैं, जरूरी होते हैं, इसको अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो आपके नंबरों में भी थोड़ी कमी आ जाएगी। जैसा कि इसमें बताया गया, थोड़ा टिपिकल बताया गया है कि जैसा अगर कहीं छूट मिल चुकी है आपको इस संहिता के अलावा, कहीं अगर आपको छूट मिली है परिसीमा काल में, तो वहाँ के सिवाय छूट मिली है तो आप अपना वाद दाखिल करें, अपनी बात को संज्ञान में लाएं, वरना आप परिसीमा काल निकल जाने के बाद आप उस केस को उस संज्ञान न्यायालय द्वारा नहीं करा सकते, उस कार्रवाई को आगे जारी नहीं रख सकते। अब उपधारा 2 में बताया गया परिसीमा काल कब होगा, क्या होगा, कितना होगा। यहाँ पर हमने अपना लॉ मतलब चैनल लिख दिया है @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। अगर कोई असुविधा होती है आपको मैटर ढूंढने में तो आप @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर सर्च करें यूट्यूब पे। डायरेक्ट सर्च करने के बाद डे 1 से लेकर डे 100 तक का हमने आपको वीडियो दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं और मतलब सारे सब्जेक्ट के हम आपको नोट्स इन दिनों में दे देंगे जो PCSJ HJS से रिलेटेड है, PCSJ है हो चाहे HJS हो, एक सिलेबस है दोनों का, सारे नोट्स दे देंगे आप। और सारे नोट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने PDF अटैच कर दिए, हैंड रिटन PDF, जिससे आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप कोशिश ये करिए PDF डाउनलोड कर लीजिए, PDF अपने हाथ में रखिए, फिर आप हमारे वीडियो को देखिए तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक। और CRPC आपको कब कब मिलेगी, डे 1 में मिलेगी, डे 2 में मिलेगी, डे 4 में मिलेगी, डे 6 में, डे 8 में, डे 10 में, डे 12 में, 14 में, 16 में, 18 में, मतलब 18 तक हर इवन नंबर में आपको CRPC मिलेगी और 18वें दिन पर जाके CRPC कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि इस CRPC की हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आप डालेंगे डायरेक्ट कंप्लीट CRPC, तो आपको पूरी CRPC मिल जाएगी। हम कंप्लीट IPC का एक उसमें वो बना चुके हैं प्लेलिस्ट, उसमें कंप्लीट IPC दे चुके हैं हम आपको। आज
सीआरपीसी कंप्लीट करने के बाद आज हम आपको कंप्लीट सीआरपीसी का एक प्लेलिस्ट दे देंगे। और अगर आप सीधे पूरा डे वाइज पढ़ते हैं तो एक एक के बाद एक को है सीआरपीसी, फिर उस सारे इवन नंबर्स में आपको सीआरपीसी प्ले लिस्ट में डे वाइज मिल जाएगी। डे 1 से लेकर डे 100 का आप वीडियो ज़रूर देख लें। सारी चीज़ें आपको कहीं पर भटकना नहीं, सारे लेटेस्ट केस लॉस दे रहे हैं, सारा इंपॉर्टेंट मैटर जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत होता है पूरा मिल जाएगा। कहीं ना भटकिए, आप सीधे पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि 100 दिन बहुत कम है मेंस के लिए, बहुत लिमिटेड टाइम है। बहुत मेहनत से पढ़िएगा तो आपको ये पूरा का पूरा मैटर मिल जाएगा। और ये आपको कुल मिला के लगभग 5 घंटे के अंदर अंदर पूरी सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगी। आप डे 1, डे 2, डे 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 ये सारे वीडियो देखें और ये टोटल वीडियो 5 घंटे में लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। 5 घंटे के अंदर अंदर पूरी सीआरपीसी आपको मिल जाएगी विद पीडीएफ, मतलब शॉर्ट नोट्स, सॉरी शॉर्ट नहीं, हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट नहीं है, एक्सप्लेन नोट्स हैं। पूरा हमने सारे केस लॉस का ध्यान रखा है, सारे मैटर का ध्यान रखा है, कोई भी शॉर्टकट नहीं मारा है। अब आ जाइए आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मैटर शेयर ज़रूर करिए आप, जिससे सबको फ़ायदा हो। बहुत मुश्किल से नोट्स बनाते हैं। परिसीमा काल क्या होगा, पहले इस दूसरे पॉइंट पर आ जाए। परिसीमा काल 6 मास का होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। मतलब कोई अपराध ऐसा है जिसमें सिर्फ जुर्माना दिया जा सकता है, तो आप सिर्फ 6 महीने तक का उसका केस को संज्ञान में लाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, इसके बाद नहीं। दूसरी बात, 1 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। सॉरी, 1 वर्ष से अनधिक। अगर 1 वर्ष तक का कारावास है तो परिसीमा काल सिर्फ 1 साल तक है, मतलब सिर्फ आपको 1 साल तक ही अपराध का संज्ञान कराना पड़ेगा, इसके बाद कोर्ट आपके अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। तीसरी और लास्ट बात, 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। कोई ऐसा अपराध है जिसमें 1 वर्ष से अधिक का कारावास दिया जा सकता है और 3 साल तक का दिया जा सकता है, तो आप 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट में जाएं और उसका संज्ञान कराएं। उसके 3 साल कंप्लीट होने के बाद कोर्ट उस अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। इसमें खास बात यह है, इसका जो हिडन है, हालांकि एक्ट में कहीं नहीं लिखी है, कि 3 वर्ष या उससे अधिक के जो कारावास से दंडनीय अभियोग होते हैं, अपराध होते हैं, उनके लिए कोई परिसीमा काल नहीं है। आप जब चाहें जितना टाइम ले संज्ञान कराएं और आपकी बात सुनी जाएगी। फिर आ गई बात धारा 133, 133 कह रहे हैं। ये धारा हमने उस वक्त जमानत पढ़ाने लगे थे 436 में, इसलिए ये सेक्शन एक छूट गया था, क्योंकि ये टॉपिक बीच में फंस रहा था, वो पूरा जमानत से रिलेटेड टॉपिक था। इस सेक्शन को भी समझ ले, आता है, पूछा जाता है। दंडादेश के लघुकरण की शक्ति, हालांकि हम ये आपको आईपीसी की धारा 54-55 में पढ़ा भी चुके हैं, तो आप समझ लें इस सेक्शन को। समुचित सरकार दंडादेश की सम्मति के बिना, समुचित सरकार क्या है, जिस व्यक्ति को दंड दिया गया है उसकी सम्मति के बिना क्या कर सकती है। पहला पॉइंट, मृत्यु दंडादेश को भारतीय दंड संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकती है। ठीक, मृत्यु दंड को किसी अन्य दंड, जो वो चाहे, जो भारतीय दंड संहिता में है, वो दे सकती है। समुचित सरकार बिना अभियुक्त की सम्मति के बिना, बिना अपराधी की सम्मति के बिना। दूसरी बात, आजीवन कारावास के दंडादेश को 14 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। अगर किसी को आजीवन कारावास दिया गया है तो 14 वर्ष से अधिक ना हो उतनी अवधि के लिए कारावास या जुर्माना के रूप में लघुकरण कर सकती है समुचित सरकार बिना अपराधी की सम्मति के। तीसरी बात, कठिन कारावास के दंडादेश को सादा कारावास या जुर्माने में लघुकरण कर सकती है। चौथी और आखिरी बात, सादा कारावास के दंडादेश या जुर्माने को सादा कारावास के दंडादेश का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। मतलब सादा कारावास मिला तो सिर्फ जुर्माना में लघुकरण करके उस व्यक्ति को छोड़ सकती है।
ये सारे नोट्स आज आपकी सीआरपीसी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। पूरी सीआरपीसी आपको अभी हमने बता भी चुके हैं। एक डे 1 में मिलेगी, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 यहाँ लिखा हुआ है, एंड 18 में मिलेगी। उसके अलावा अलग से सीआरपीसी की हम अलग से कंप्लीट सीआरपीसी करके प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आप देख लें। 5 घंटे में पूरी 4-5 घंटे के अंदर अंदर पूरी सीआरपीसी आपको मेंस की तैयार करा देंगे हम, विद शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको ये हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए। सारे डाउनलोड नोट्स को अपने हाथ में रखिए और हमारा वीडियो देखते जाइए। 100% हर चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी। सारे केस लॉस दिए हैं, सारी इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिए हैं, सब तक ये जानकारी पहुंचा दें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको डे बाय डे देते जा रहे हैं। अपडेटेड रहिए। अपडेटेड तभी रहेंगे जब आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब्ड होंगे। इसके बाद भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 9450770672। इस पर हमें मैसेज करें, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जो भी आपको परेशानी है हम आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे, मगर आप 100% सिलेक्शन लें और जज ज़रूर बने। ठीक। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी आपकी सीआरपीसी आज हमने कंप्लीट करा दी। थैंक यू।